2020 क्रिकेट ने आके क्रिकेट को पूरा चेंज कर दिया और आईपीएल ने आके एक रिवोल्यूशन कर दी। क्रिकेट को एक ग्लैमर में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे क्रिकेट लोगों की लाइफ का एक हिस्सा है, उससे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी कन्वर्ट कर दिया और एक एंटरटेनमेंट का ऐसा साधन दिया जिससे कोई भी अलग नहीं रह पाए। अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजे जंगल 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 जंगल। भाई नंबर क्या थे यार? अरे सर, ओपन में हम आपको नंबर नहीं दे सकते भाई, इतनी पॉपुलैरिटी हमारी हम नहीं दे पाएंगे, इतने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। जब नंबर कम होता ना, नंबर कहाँ आ रहे हैं सर? ज़्यादातर लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते या तो मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा। पहले क्रिकेट होता था 5 दिन का और उसमें होता था 1 दिन का रेस्ट, चाय ब्रेक। चाय ब्रेक, चाय से क्या मतलब है तुम्हारा? चाय ब्रेक मतलब खेलने वालों के पास भी पूरा टाइम होता था और देखने वालों के पास भी कोई जल्दी ही नहीं होती थी, और कोई काम अगर रह गया हो तो हम उसको जाके पूरा भी कर सकते थे, जैसे बिजली का बिल जमा करना, टेलीफोन का बिल जमा करना, बैंक जाके पासबुक अपडेट कराना और घर जाके पानी की बोतल भर के फ्रिज पे रखना। उस जमाने में मूवी होती थी 3 घंटे की, उसका फटाफट वर्जन निकाला गया वनडे के रूप में, जो सुबह शुरू होता था और शाम को खत्म हो जाता था। उसके बाद की जनरेशन फास्ट हो गई, लोगों के काम धंधे जम गए और लोगों के पास टाइम कम हो गया और मूवी भी घट के 1.5 से 2 घंटे की हो गई। अब वनडे ज्यादा लगने लगे तो 5 डेज की तो बात ही छोड़ दो भैया, और क्रिकेट स्टेडियम भी खाली सीट देखी जाने लगी। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई ने इसको नोटिस बहुत पहले कर लिया था और उसने इसी चीज को एनकैश कर लिया और क्रिकेट स्टेडियम में घटते दर्शकों को एक नया एंटरटेनमेंट दे दिया। आपदा को अवसर में बदल क्रिकेट को स्क्वीज कर दिया गया और इंडिया के सबसे पसंदीदा खेल को एक ट्विस्ट दे दिया गया और सबसे अमीर बोर्ड ने क्रिकेट को पैसा कमाने की एक मशीन में कन्वर्ट कर दिया। पैसा ही पैसा हो गया। फुटबॉल लीग की तरह ही आईपीएल का शुभारंभ 8 टीमें बनी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स भी शामिल थी और इन सबको काफी पैसा देके इनके मालिकों ने खरीदा। डेक्कन चार्जर्स का नाम बाद में बदल के हैदराबाद सनराइजर्स हो गया था, तो उसकी ओनरशिप चेंज हो गई थी और नए ओनर ने उसका नाम चेंज कर दिया था। इसके अलावा 2010 में 2 नई टीम, पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स केरला भी शामिल हुए थे। कोची टस्कर्स को टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि उसने एग्रीमेंट को ब्रीच किया था और पुणे ने विड्रॉ कर लिया था 2013 में कुछ डिफरेंसेस के चलते मालिकों के बीच में। इस साल 2 नई टीमें फिर से आई हैं। एक तो है अहमदाबाद की गुजरात टाइटंस, जिसने इस साल का आईपीएल जीता भी है, और दूसरी है यूपी से लखनऊ सुपर जायंट, और कुल मिला के टीमें 8 से बढ़कर अब हो गई हैं 10। इसके बाद एक नया मार्केट बना इन फ्रेंचाइजीज के लिए, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का मार्केट के साथ इनका स्वागत किया जाए और ऑक्शन के जरिए यानी बोली लगा के खिलाड़ियों को खरीदा जाने लगा। 2008 से ये सफर शुरू हुआ था और जैसे हम लोग कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, वैसे इन टीम्स को भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और ये सारी फ्रेंचाइजीज बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करती हैं। मसलन जैसे उसको कितना पैसा लगाना है, उसको कितने खिलाड़ी परचेज करने हैं, किस तरीके के खिलाड़ी चाहिए, जैसे बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, खिलाड़ी की अपनी देश की टीम के साथ क्या कमिटमेंट है और आईपीएल के समय उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। इसके अलावा प्लेयर्स की चोट का यानी कि इंजरीज का भी लेखा जोखा रखा जाता है, क्योंकि ये किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि उसके संबंध कोच से और आपसी खिलाड़ियों से कैसे रहे हैं। तुमको इस चैनल वालों ने कैसे सेलेक्ट कर लिया, तुम्हारी तो किसी से नहीं बनती है। चुप करो, सब मतलब करता है। बस हो गया। सभी फ्रेंचाइजी टीमें बनाने के लिए एक पर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें 90 करोड़ रुपए तक शामिल है, यानी सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके वो प्लेयर्स को खरीद सकती है। सारा बजट खर्च करना जरूरी नहीं है, पर 75% खर्च करना जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी अलग अलग हैं, इसीलिए उनकी कैटेगरीज भी अलग अलग है। पहली कैटेगरी है उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने भारत के लिए कोई भी फॉर्मेट में खेला हो। इसके बाद वो इंडियन प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है पर उन्होंने भारत के लिए नहीं खेला है। और तीसरी है विदेशी खिलाड़ियों के लिए, जो कैप्ड और अनकैप्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, और एसोसिएट क्रिकेट नेशंस के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कोई भी टीम 8 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती है और अंतिम 11 में सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी ही हो सकते हैं, और किसी भी टीम में कुल 18 से लेकर 25 के बीच में खिलाड़ियों की संख्या हो सकती है। जो खिलाड़ी आईपीएल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको अपने बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है, यानी उनके बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस साल के ऑक्शन के लिए 1214 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, उसमें से 590 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें 228 कैप्ड, 355 अनकैप्ड और 7 एसोसिएट नेशंस से थे। ऑक्शन में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी का एक प्राइस टैग होता है, जिसे कहते हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस एक तरह से वो प्राइस है जिसके नीचे आप जा नहीं सकते, यानी कि ये प्राइस फ्लोर है। ये वो मिनिमम प्राइस है जो किसी भी प्लेयर के लिए देना पड़ेगा, और ये बेस प्राइस तय करने का अधिकार उस प्लेयर का ही है। ये तो आप सोच रहे होंगे कि बेस प्राइस कितना हो सकता है, तो मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम है 2 करोड़ रुपए। इस
एस्टैब्लिश प्लेयर्स सीलिंग के आसपास यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस है उसके आसपास अपना प्राइस सेट करते हैं। नए और कम लोकप्रिय खिलाड़ी अपने बेस प्राइस को कम रखते हैं। आप समझे मिस्टर मजनू भाई? खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखते हैं कि बेस प्राइस इतना ज्यादा ना हो कि कोई उन्हें खरीदारी ना मिले। उनकी करंट फॉर्म, उनके रिकॉर्ड और उनकी मास अपील का भी ख्याल रखा जाता है। पिछले ऑक्शन में बहुत सारे पॉपुलर और फेमस क्रिकेटर भी कोई भी डील नहीं ले पाए इस मार्केट। मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसलिए इंटरनेशनल प्लेयर्स के बोर्ड को भी खिलाड़ी के फीस का 10 से 20% हिस्सा मिलता है और ये बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी मिलकर शेयर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3 साल के लिए, उसके बाद इसे हर साल रिन्यू भी किया जा सकता है। हर टीम ये चाहेगी जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अपने पास रिटेन करके रखे और अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इन 3 सालों में खराब हो गई है तो हर फ्रेंचाइजी चाहेगी कि उसकी करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको पैसे दिए जाए। इसका ख्याल भी रखा गया है रिटेन और राइट टू मैच के जरिए। कोई भी टीम अपने कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन और राइट टू मैच कर सकती है। अधिकतम रिटेन और राइट टू मैच किए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 3 है और इन दोनों को मिला के कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन और राइट टू मैच किया जा सकता है। जैसे अगर 3 रिटेन कर रही है तो 2 ही राइट टू मैच किया जा सकता है। अगर 2 रिटेन है तो 3 राइट टू मैच होगा और अगर 1 रिटेन है तो भी राइट टू मैच सिर्फ 3 ही होंगी क्योंकि वो अपर लिमिट है। पर रिटेन करने की भी अपनी कीमत है। 3 खिलाड़ी रिटेन करने के लिए पहले खिलाड़ी पे 15 करोड़, दूसरे पे 11 करोड़ और तीसरे पे 7 करोड़ पर से डिडक्ट किए जाएंगे। 2 खिलाड़ी के केस में 12.5 और 8.5 करोड़ पर से डिडक्ट किए जाएंगे, जबकि 1 खिलाड़ी के लिए 12.5 करोड़ है। किसी भी भारतीय लोकल क्रिकेट प्लेयर के लिए ये अमाउंट 3 करोड़ है। राइट टू मैच का मतलब है कि किसी भी खिलाड़ी की जो प्रेजेंट वैल्यू है मार्केट में उसके हिसाब से उसे पैसे देना। अगर किसी टीम को किसी खिलाड़ी को रिटेन करने की कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो वो राइट टू मैच का इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऑक्शन में इस खिलाड़ी का प्राइस पहले से कम होता है तो फ्रेंचाइजी राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके वो कीमत देके उस खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। इसी तरीके से अगर खिलाड़ी को भी लगता है कि रिटेन करने की कीमत कम लगाई जा रही है तो वो बाजार में ऑक्शन के लिए जा सकता है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। 2022 के ऑक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाते हैं उन्हें अगले राउंड में मौका मिलता है और तब तक मौका मिलता है जब तक कि सारे टीम्स के प्लेयर फुल ना हो जाएं। पहले दिन मार्की प्लेयर्स यानी कि जो बड़े बड़े नाम है उनका ऑक्शन होता है। बैट्समैन, बॉलर आदि आदि की बिड होती है। इसके बाद जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाते हैं उनको एक्सीलरेटेड बिडिंग में मौका मिलता है। एक्सीलरेटेड बिडिंग काम को तेज कर देती है। पहला दिन खत्म होने के बाद फ्रेंचाइजीज को मौका मिलता है कि वो कुछ खिलाड़ियों को नॉमिनेट करें जिन्हें वो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और इन सब की लिस्ट को उन्हें रात में 10 बजे से पहले जमा करना होता है। अगले दिन सिर्फ इन्हीं खिलाड़ियों की बिडिंग होती है। ऑक्शन होने के बाद खिलाड़ी को ऑक्शन मनी मिलती है अगले 3 सालों तक। अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी बीच में इंजर्ड हो जाए तो क्या उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो भी इसको पूरा पैसा मिलेगा। अगर प्लेयर की शुरुआत में इंजरी हो जाती है और वो खेलने में असमर्थ है और बीसीसीआई के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो बीसीसीआई उसको कॉम्पनसेट करती है। अगर विदेशी खिलाड़ी कुछ ही गेम खेल पाया हो तो उसे प्रो राटा बेसिस विद 10% रिटेनर के साथ पैसा मिलता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से पहले रिलीज करती है तो भी उसे पैसा उस प्लेयर को देना पड़ता है। अगर खिलाड़ी को खेलने के लिए कुछ ही गेम मिले हो या एक भी गेम ना मिला हो तो भी फ्रेंचाइजी को पूरा पैसा प्लेयर को देना पड़ता है। पर किसी भी खिलाड़ी का कॉम्पनसेशन पे हक तब बनता है जब आईपीएल के शुरू होने से पहले वो एक स्पेसिफाइड डेट को अपनी टीम को रिपोर्ट करता है और अगर कोई खिलाड़ी स्पेसिफाइड डेट को चोट की वजह से रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता है। फ्रेंचाइजी को राइट होता है कि वो अनसोल्ड प्लेयर में से उसका रिप्लेसमेंट देख ले। इसके अलावा फिक्स डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर किसी वजह से किसी खिलाड़ी को टीम छोड़नी पड़ती है तो उसे सिर्फ अनसोल्ड प्लेयर से ही रिप्लेस किया जा सकता है। पर ऐसा देखा गया है कि फ्रेंचाइजी टॉप 5 प्लेयर्स पे ही 30 से 40% बजट का खर्च कर देती है। इसके अलावा ट्रेडिंग विंडो खोलने पर 2 फ्रेंचाइजी आपस में प्लेयर्स को ट्रेड भी कर सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि इतना पैसा लगाने वाली फ्रेंचाइजी आखिर पैसा लाती कहाँ से? सबसे पहले आती है टाइटल स्पॉन्सर से आने वाली मनी। टाटा, जियो, वीवो जैसी कंपनी जो कप को स्पॉन्सर करती हैं उसकी स्पॉन्सरशिप का 60% पैसा फ्रेंचाइजी के साथ बांटा जाता है। इसके अलावा हर टीम के अपने स्पॉन्सर्स होते हैं जिनके नाम उनकी जर्सियों पे आगे ही लिखे होते हैं, इससे भी उनको पैसा मिलता है। हर टीम का अपना घरेलू मैदान होता है और उस मैदान में जितने भी मैच होते हैं उसमें टिकट की बिक्री से आए हुए पैसे पे भी इसका अधिकार होता है। इसके अलावा जर्सी, कैप, क्रिकेट गियर की सेल से आने वाली आमदनी पे भी उसका हिस्सा होता है। या राइट के सेल करने से जो पैसा आता है उस पर भी इनका अधिकार होता है। इसके अलावा ट्रॉफी पे मिलने वाला इनाम भी इनकी कमाई का हिस्सा होता है। इस साल भी जीतने वाली टीम को 20 करोड़, उसके बाद 13 करोड़ और 7 करोड़ के इनाम है। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुल ही टाइम बर्बाद किया, क्या लगा देते हो हर बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।